हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आने वाले शिफ्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का सीटेट का एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फ्रेंड्स, आज की डेट में आपका कोई भी सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ये वीडियो उनके लिए है जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? पहला ऑप्शन है व्यावहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि या फिर गणितीय बुद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यावहारिक बुद्धि। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया जो आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि जो बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, इनका पूरा नाम है विलियम स्टर्नबर्ग। फ्रेंड्स, बुद्धि से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी, जिसे बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं, वो दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने। ऐसे ही बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने, द्वितत्व दिया था चार्ल्स स्पियरमैन ने, और त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया हुआ है स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, तो आप ये सारे ही क्वेश्चंस याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? देखिए, ध्वनि संबंधी की बात हो रही है ना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कैसे? ऑप्शन ए में आप देख रहे होंगे ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेरफेर करना। ये ऑप्शन ध्वनि से रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है, और क्वेश्चन में भी ध्वनि से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में लिंग विभेद। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल करता है वो तो। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, यस ये हो सकता है। नेक्स्ट है, पूर्व शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, या फिर महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेते हैं इसे। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वह क्या कर रहा है? सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, या सीखने के समय आकलन। देखिए फ्रेंड्स, एक शिक्षक है जो कक्षा के कार्य को एकत्र कर रहा है और उन्हें पढ़ा रहा है, उसके बाद योजना बना रहा है और अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार को पूरा करने के लिए समायोजित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। ठीक है, के लिए। देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है सीखने का आकलन। सीखने का जो आकलन होता है उसे हम कहते हैं ऐसे। ठीक है, यानी कि सम्मेटिव असेसमेंट होता है, ये योगात्मक मूल्यांकन इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब लर्निंग की पूरी प्रोसेस हो जाती है, जब टीचर स्टूडेंट को पूरा पढ़ा देंगे और एंड में जब उनका मूल्यांकन होगा, यानी कि जो ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं वो आते हैं सीखने का आकलन के अंदर। एक होता है सीखने के लिए आकलन, वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो इसका आंसर है सीखने के लिए आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब होता है आकलन करना एक साल में 4 या 5 बार होता है। जैसे आपका भी होता होगा स्कूल में जब आप छोटे थे, एक होते थे ईयरली एग्जामिनेशन और एक होते थे यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट में क्या होता है, आपने कितना पढ़ा है वो जांचा जाता है। ठीक है, यानी कि कहाँ कहाँ पर आपको समस्याएं आ रही हैं, कितना आपने अचीव कर लिया है। इससे क्या होता है, टीचर्स जो हैं आपकी कमियों का पता करते हैं, उन्हें जैसे भी पता चलता है जिस भी क्षेत्र में आप में कमियां होंगी उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो सीखने के लिए आकलन होता है जिसमें बच्चे को और ज़्यादा सिखाएंगे हम, और वो एक साल में 4-5 बार हो सकता है। ठीक हो गया, आई होप ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि एफए और एसए इन दोनों से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं सीखने के रूप में आकलन, ये होता है फ्रेंड्स सेल्फ असेसमेंट।
ठीक है। जब बच्चा खुद का ही आकलन करता है उसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, यानी कि सीखने के रूप में आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत या फिर समस्या समाधान? देखिए अपसारी तो होगा नहीं, अपसारी होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स होते हैं। तो यहाँ पर तो जो ग्रेड है वो अंकों से कैसे अलग है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये अपसारी तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए मुक्त अंत वाला क्वेश्चन भी नहीं होगा, समस्या समाधान भी ये नहीं है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्लेषणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? देखिए रचनात्मक आकलन वही जो मैंने अभी आपको बताया ना, FA जिसको मैंने बोला, इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, हिंदी में इसे बोलते हैं रचनात्मक आकलन, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन या विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। फ्रेंड्स, जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिखे कि योग्यता का क्रम निर्धारित हो रहा है, एक सीक्वेंस में कोई चीज़ लगा रहे हैं, तो वो कभी भी FA के अंदर नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, बताइए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है? पहला है पुस्तकों से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो एक बुक उठा करके स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आंसर लिखवा दें, ठीक है। इस चीज़ को डिस्करेज किया है, ये आपको ध्यान रखना है। NCF 2020 बात को नकारता है, साथ में जो NEP 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो भी इस चीज़ को डिस्करेज करती है, ठीक है। तो ये सही चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, ये भी सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो ग्रुप टीचिंग होती है या फिर ग्रुप लर्निंग होती है उसको जो है प्रमोट करता है NCF और NEP 2020, और वो सही भी है। बच्चों को ग्रुप में एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, ये भी गलत चीज़ है। अगर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचर से और आप उसका आंसर करने के बजाय उसे अनदेखा कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन डी आपको आंसर मिल गया, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, देखिए हमने एलिमिनेट कर दिया ऑप्शंस को, लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, तो वही आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर से बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। ये कौन सी लॉजिक की बात है? ये तो बेकार बात है कि लड़कों को आप साइंस पढ़ाएंगे और लड़कियों को गृह विज्ञान। ऐसा कहीं लिखा थोड़ी ना है कि लड़कियां जो है साइंस नहीं पढ़ सकती हैं, है ना, ये भी गलत चीज़ है। नेक्स्ट है लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन जो है जेंडर बायसनेस को भी शो नहीं कर रहा है, तो जेंडर बायसनेस कभी भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम को अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए? पहला ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, याद करना तो वैसे ही नेगेटिव चीज़ है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों पर ध्यान रखो, कभी भी अंक या फिर ग्रेड की बात होती है तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को अंक देने के लिए या ग्रेड देने के लिए एजुकेशन नहीं दी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना या फिर शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर आपको टैग वर्ड्स याद करवाए थे, उस टैग वर्ड में आपको ध्यान होगा सक्रिय वर्ड भी था, एक्टिव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव। जहां भी आपको दिख जाए कि बच्चा एक्टिव है जिस भी ऑप्शन में, आप उसे टिक कर दीजिएगा क्योंकि वो हमेशा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। आपको ये बताना है कि निम्न में से किस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। ये तो बेकार चीज़ है। आप सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों की पहचान नहीं करेंगे जो कि उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत हैं। नेक्स्ट है उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं हैं। ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये नेगेटिव है। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। सी ऑप्शन इज़ द बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के लिए जो शिक्षण उपागम है उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। आपको पता होगा सीटेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ पर स्टूडेंट को आपने भगवान मानना है। ये मान करके आप चलिए। आप कभी भी बच्चे में कोई भी परिवर्तन नहीं लाएंगे, आप परिवर्तन लाएंगे एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि हर बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उन्हें पढ़ाएंगे और उसी के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमज़ोर विद्यार्थियों के समूह बनाना इट इज़ नॉट फेयर। यहाँ पर समूह बनाने से मतलब है कि आप उन्हें सेग्रीगेट कर दे रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं। जो प्रतिभाशाली हैं उन्हें अलग कैटेगरी में रखना और जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं उन्हें अलग कैटेगरी में रखना, तो ये चीज़ बहुत बेकार होती है। आपने स्टूडेंट्स को कैटेगराइज नहीं करना है, यानी कि उनका वर्गीकरण नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। क्या होता है? उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना या उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा जो है नष्ट होती है अगर बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड दिए जाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? ऑप्शन ए है भाई बहन एवं अध्यापक। नेक्स्ट है अध्यापक एवं साथी। नेक्स्ट ऑप्शन है साथी एवं माता पिता या फिर माता पिता एवं भाई बहन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माता पिता एवं भाई बहन। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपका भी आने वाले शिफ्ट में सीटेट का एग्ज़ाम है तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और डेली एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जितनी भी आपको सब्जेक्ट्स की पेडागोजी करवाई है, सभी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप ज़रूर उन वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि वो आपके सीटेट में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम में पर डे इन क्वेश्चंस की PDF आपको शेयर की जाती है, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।